बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 में साइंस के लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपने पिछला होमवर्क कर लिया होगा। आज हम एक बहुत बड़े मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं। यह हमारे पाकिस्तान का मसला ही नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। एक ग्लोबल इशू है जिस पर सब के सब लोग परेशान हैं। उसके लिए कोशिशें भी जारी हैं, उसके लिए सोचते भी हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और हम अपना कितना उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारा आज का जो मौजू है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इससे पहले हम आपको इस डायग्राम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर ये वाला पोर्शन ये भी हमारा एटमॉस्फेयर ही है। और यहाँ पे एक ये जो बैंड एक नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ओज़ोन लेयर का बैंड है। ओज़ोन लेयर एक गैसेस की एक तह होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस पर मुश्तमिल होती है। और ये गैसेस यहाँ पर एक मखसूस मकदार में मौजूद होती हैं। और इस ओज़ोन की और भी स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो ओज़ोन लेयर है ये ज़मीन की सतह से तकरीबन 16 to 50 किलोमीटर्स तक की लेयर होती है। सूरज से बहुत सारी रेज़ ज़मीन तक पहुंचती हैं और उनमें कुछ ऐसी रेज़ भी होती हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ वो हार्मफुल रेज़ होती हैं जो हमारी दुनिया के लिए ख़तरनाक होती हैं, और उसको ज़मीन तक पहुंचने से रोकने के लिए ये एक ओज़ोन लेयर है जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करती है। जब ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ यहाँ सूरज से आके ज़मीन की इस ओज़ोन लेयर तक टकराती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जिससे ये ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। चूँकि इसके अंदर ये ओज़ोन लेयर में यहाँ पर एक थिकनेस होती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये एक थिकर एक लेयर होती है गैसेस की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन तक पहुँचने में रुकावट का बाइस बन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ओज़ोन लेयर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इस ओज़ोन लेयर को एक डैमेजिंग पोजीशन पर दिखाया हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही थी ये अब डैमेज हो के थिन हो गई है। बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस जो है अब नहीं रही। पहले तो ये 16 से 50 किलोमीटर्स तक की थिकनेस हुआ करती थी, लेकिन अब ये कम हो गई है। वजह क्या है कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम CFC कहते हैं। ये CFC बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आम तौर पे हमारे पास एरोसोल स्प्रेज, दुनिया में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों जगह पर ये एरोसोल स्प्रेज इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप मच्छर मार तेल इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल का स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, या और दीगर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या पेंट करने के लिए आप एक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। दैट आर कॉल्ड एरोसोल स्प्रेज। और इनमें जो CFC इस्तेमाल होता है वो इस ओज़ोन लेयर के लिए ख़तरनाक होता है। जब वो यहाँ से जाहिर है कि वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से स्प्रे गैसेस की फॉर्म में ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है और ये बहुत ऊंचाई पे चला जाता है और आहिस्ता 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 वो ओज़ोन लेयर को डैमेज करता चला जाता है, उसकी लेयर्स को ख़त्म करता चला जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स में भी ये CFC इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एयर कंडीशनर्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया में आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो ऑफिसेज़ में
और हाउसेस में ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेतहाशा ज़िंदगी अब इसके बगैर ऐसे लगता है कि होगी ही नहीं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं हमें एक फ़ायदा तो पहुंचाती हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो जाता है। ये ओज़ोन लेयर हमारे लिए एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये इस लेयर को डैमेज करती हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड CH4 यानी मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रीज़ का धुआं है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आसमान तक पहुंच रही हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है और इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो जाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं इस ओज़ोन लेयर को डैमेज करती हैं, ख़राब करती हैं। हमारा जो इस चैप्टर का जो असल टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और दिस इज़ वन ऑफ द important cases which damages our earth in such a way that the protective layer that is called the ozone layer is damaging। और सबसे ज़्यादा ये डैमेज कहाँ पर हो रही है? ये डैमेज हो रही है पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जानिब। आपको मालूम है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे बर्फ़ानी तोदे हैं, ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर हमारे यानी पानी का एक ज़ख़ीरा मौजूद है बर्फ़ की सूरत में। आपको ये भी मालूम है कि अगर ये बर्फ़ का ज़ख़ीरा खुदा न खास्ता कम होना शुरू हो गया तो पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो जाती है। अभी हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरफ, तो इस बात को और अच्छे तरीके से समझेंगे। सूरज हमारे लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है, और ये सूरज हमारे पास न सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज देता है जो यहाँ से वापस बैक हो जाती हैं, बल्कि हमारे लिए सोलर रेडिएशन प्रोवाइड करता है जो लाइट और हीट की फॉर्म में होता है। अच्छा, एक बात और हम आपको बताते चलें कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो ये तो एक प्रोटेक्टिव कंडीशन है कि ये बैक होना भी चाहिए, लेकिन अगर ये लेयर कम हो जाती है यहाँ से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ज़रिए से ओज़ोन लेयर में यहाँ पर कहीं जो है वो डैमेजिंग फॉर्म आ जाती है, तो फिर ये अल्ट्रा वायलेट रेज इसके अंदर थिन लेयर में से ये अंदर की तरफ पहुँच के इस दुनिया को यानी अर्थ को नुकसान पहुँचा सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच डेंजरस पॉइंट, वी मस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, अब हम आपको बता रहे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। सूरज की जो यहाँ से हमारे पास रेज़ आती हैं, इसको हमने नंबर 1 कहा, दैट इज़ नंबर 1 सोलर रेडिएशन, दैट इज़ लाइट एंड हीट। ये ज़मीन तक पहुँचती हैं चूँकि ये ओज़ोन लेयर से और स्पेस से और इसी तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से ये क्रॉस हो जाती हैं। जब ये अर्थ तक पहुँचती हैं तो अर्थ की जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है, पानी पे पहुँचती है तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो नतीजतन क्या होता है कि ये रेडिएट करता है, यानी क्या हुआ कि यहाँ से जो रेज़ आ रही हैं, सूरज की गर्मी और सूरज की हरारत ये ज़मीन तक पहुँचने के बाद इस अर्थ को वार्म कर देती हैं। इस वार्म होने की वजह से यहाँ से ये दोबारा से रेडिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से रेडिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हुआ कि ये वो रेज़ हैं जो ज़मीन ऊपर की तरफ यानी ट्रांसमिट कर रही है इन रेज़ को, इनको कहते हैं रेडिएटेड हीट। जो हीट हमारे पास पहुँची, ज़मीन को गर्म किया और ज़मीन हीटअप होने के बाद यहाँ से रेडिएट करती है। जब ये ऊपर पहुँचती है तो ओज़ोन लेयर से क्रॉस होके ये वापस चली जाती है। ठीक है, कुछ बहुत सारी जो लेयर होती है यानी बहुत सारी जो हीट एनर्जी होती है वो वापस स्पेस में चली जाती है, वापस स्पेस में चली जाती है। और यहाँ ओज़ोन लेयर से बहुत थोड़ी सी
जितनी हमारी अर्थ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास री एमिटेड हीट की फॉर्म में आती है। और हमने यहाँ पर जो 3 नंबर पे आपको यहाँ पर ये हीट एनर्जी के बारे में बताया, यह है हीट एस्केप इनटू स्पेस, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ से अर्थ से जो री रेडिएशन होती है ये हमारे पास एस्केप आउट हो जाती है स्पेस में, और कुछ थोड़ी सी जितनी हमें ज़रूरत होती है ये हीट जो है ये हमारी अर्थ तक वापस पहुँचती है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स हो गए। सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन हमारे पास पहुंचती है लाइट और हीट की फॉर्म में। सेकंड वन, ज़मीन इसको री रेडिएट करता है ऊपर की जानिब। नंबर 3, हीट एस्केप हो जाती है जो ज़मीन से ओजोन लेयर, ज़मीन से जो हीट एनर्जी ओजोन लेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाती है, दैट इज़ हीट एस्केप इनटू द स्पेस। फिर उसके बाद कुछ जो पोर्शन होता है वो ओजोन लेयर से वापस हमारी जितनी हमारी ज़रूरत होती है वो ज़मीन तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये 4 बातें हो गई। अब बात ये है कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना हमारे पास, कि यहाँ से हीट एनर्जी आ रही है, फिर ये री रेडिएट हो रही है और फिर ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस का पहले से ही एक थोड़ा सा अमाउंट मौजूद होता है, वो क्या करता है? वो ये करता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर 4 में हमारे पास री एमिटेड हीट आ रही थी ना, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आ रही थी, इसलिए कि इनमें वो खासियत होती है कि ये हीट को ट्रैप कर सकती हैं। तो यहाँ से जो हीट जा रही थी, अगर ये देखें आपके पास ये 3 गैसेस मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर ये एक महदूद मकदार में हैं तो ये महदूद मकदार में हीट को ट्रैप करेंगी, बाकी को एस्केप कर देंगी। बात को समझिएगा ज़रा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस, इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। जब ये हीट को ट्रैप करती हैं तो यहाँ से हीट को ट्रैप करने के बाद वापस री एमिट कर देती हैं अर्थ की जानिब, लेकिन चूंकि महदूद होती है इसकी तादाद, इसलिए इसकी बेशतर जो क्वांटिटी होती है वो एस्केप आउट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक महदूद तादाद में, महदूद मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सारी की सारी हीट यहाँ से ऊपर चली जाएगी और ये नंबर 4 वाला स्टेप यानी री एमिटेड हीट वाला नहीं हो सकेगा। हमारी इस अर्थ को हीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेशतर बहुत सारी हीट यहाँ पहुँचती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है, लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है ये हमारी नीड है। इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि हमारे पास ये हीट का ट्रैप होना और हीट का ट्रैप होने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आ जाना, ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप रखता है। एक नॉर्मल मकदार में, नॉर्मल क्वांटिटी में हमारे पास ये इसको मेंटेन रखता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वो गैसेस हैं जो ज़मीन से ऊपर की जानिब उठती हैं। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलती है और उसमें एक ये खासियत पाई जाती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। वापस हम इसी पॉइंट पर आते हैं कि सन से जो लाइट और हीट यहाँ पर पहुँच रही है, अब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, री रेडिएट होके ओजोन लेयर और फिर स्पेस की तरफ जाने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो गैसेस थी ना ये बहुत ज़्यादा हो गई। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गई और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी इसकी बढ़ती चली गई। जब ये क्वांटिटी बढ़ गई तो ये वाला पोर्शन जो है ये वीक हो जाएगा और इसके ये जो इसका एस्केपिंग है टुवर्ड्स द स्पेस, ये बहुत कम हो जाएगा या ना होने के बराबर हो जाएगा।
जिसकी वजह से हमारे पास ये जो फोर्थ पॉइंट था री एमिटेड हीट, जो ऊपर से नीचे आने वाली गैसेस का, ये बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से जो हीट एनर्जी आ रही थी ये वापस गई तो है, लेकिन पलट के वापस अर्थ की तरफ आ गई, इसलिए कि यहाँ पर इस रुकावट ने इसको यहाँ जाने से रोक दिया। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप होने की वजह से वापस यहाँ अर्थ की तरफ मूव कर जाती है और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, इसलिए कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो समंदर बढ़ जाएंगे, समंदर का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा और वो ज़मीन की तरफ मूव कर जाएंगे। ज़मीन की तादाद, ज़मीन की जो यानी वो जो उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा और कल्टीवेशन और दीगर बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको कंट्रोल करने की हम बहुत कोशिश तो कर रहे हैं। दुनिया में साइंसदान इस पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज कर दिया जाए, लेकिन इस बात का क्या किया जाए कि हम एरोसोल इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और दीगर बहुत सारे इश्यूज़ जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पर लेयर है ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है ज़्यादा हो जाती है, उससे हम कैसे बचें। हम इस तरह से बच सकते हैं कि हम अपने ऑल्टरनेट्स अपने लिए ऑल्टरनेट्स रखें। जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेयर है वो हीट की ट्रैपिंग में मुआविन साबित होती है। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा लेक्चर आपकी समझ में आया होगा और हम इस सिलसिले में आपसे एक होमवर्क के सिलसिले में भी आपसे बात करते हैं। आप अपनी बुक खोलिए और इस बुक में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 41 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा, इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स दे रखे हैं, सोर्स दे रखी हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, और तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये हमारा होमवर्क है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको अपने रजिस्टर पे, जर्नल पे आप नोट कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क हमारा है पेज नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा, इसको मुकम्मल कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।